हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में हर साल प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन है योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा योग्यता की चाह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, यानी क्रियाएं बदलता है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक। संवेदी चालक जन्म से 2 वर्ष होता है, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। इस अवस्था के बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं बदलता है, यानी क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। अगला प्रश्न, ले वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ले वाइगोस्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ये जेडपीडी से प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा, जिसे हम घर की भाषा भी बोलते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा मातृभाषा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। ऑप्शन सी से हो जाएगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला प्रश्न, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों को नए संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय किससे बचना चाहिए। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर आगे बढ़े। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा था शिक्षक को किससे बचना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को सबसे पहले सरल अवधारणा प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वह होता है जब हम अपने रुचि से कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं, और बाह्य प्रेरणा वह होता है जब हम पुरस्कार पाने या कोई भी लालच से कार्य करते हैं। इस प्रश्न में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है।
किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। बच्चा सबसे पहले समाजीकरण अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिवार। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, एक्टिव लर्नर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? हमसे नहीं है पूछा है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। यह गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपके सामने दो कथन है, कथन ए और कथन आर। आपको दोनों कथन को पढ़ना है और बताना है कौन कथन सही है। कथन ए है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। दोनों कथन को आप ध्यान से पढ़िए। कथन ए सही है और कथन आर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। एक शिक्षक को उन विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। आपको त्रुटियों के बारे में सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशवावस्था की आयु होता है जन्म से 2 वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का होता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। ये 11 से 15 वर्ष का होता है। आपको सही मिलान बताना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। इस अवस्था के बच्चे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, यानी अलग अलग रंगों को अलग अलग छाट सकते हैं और चीज़ों को क्रम में सजा सकते हैं। इनकी आयु 7 से 11 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में पढ़ना, 21 को 12 के रूप में पढ़ना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। पठन वैकल्य मतलब डिस्लेक्सिया की पहचान है। डिस्लेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बी को डी के रूप में पढ़ना और 21 को 12 के रूप में पढ़ना, ये पठन वैकल्य की पहचान है। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है।
दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद, समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए से हो जाएगा लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए से हो जाएगा अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम की कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। ऑप्शन बी से हो जाएगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। अगला प्रश्न, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। ऑप्शन बी से हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षा। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमसे विकास के बारे में गलत कथन पूछा है, ऑप्शन सी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये गलत है। हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबका विकास दर अलग होता है। अगला प्रश्न, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। ऑप्शन ए से हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? आपको बताना है ऑप्शन में से कौन समावेशन में बाधक है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। आपको समावेशन में बाधक बताना है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह समावेशन में बाधक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। ऑप्शन सी से हो जाएगा जिज्ञासा। अधिगम असहायता, अधिगम लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। आपको बताना है अधिगम असहायता, अधिगम लाचारी विद्यार्थी को कब महसूस होता है।
ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं जब बच्चा यह मान लेता है। अगला प्रश्न, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। मध्य बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष होता है, कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न, डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार। बच्चा सबसे पहले समाजीकरण अपने परिवार से सीखता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तनाशाह की भूमिका है। आपको बताना है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ऑप्शन डी से हो जाएगा। वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम के चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए से हो जाएगा। उच्च क्रम के चिंतन कौशल। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। आपको बताना है इन चारों में से किसे शिक्षिका को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए से हो जाएगा। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। इसका मतलब कंपटीशन होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिक्षा में साम्यता। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अविचारिक सोच सीखने के। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के।
एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन सी से हो जाएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलते रहता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। आपको बताना है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? प्रश्न पूछा है किससे बचना महत्वपूर्ण है। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। आपको बताना है किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से शिक्षक को बचना चाहिए। एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? यानी एक नए कॉन्सेप्ट संप्रदाय को पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप। ऑप्शन बी से हो जाएगा, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, शिक्षक को नए संप्रदाय पढ़ाते समय इससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एकरूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन डी से हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यथवंत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण।
ऑप्शन बी से हो जाएगा रटना, ये पाठ का उदाहरण नहीं है। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों तरकीबों के होगा यहाँ पे अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। ऑप्शन डी से हो जाएगा अपसारी सोच। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। अधिगम में यहाँ में होगा अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। शिक्षक एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ाता है तो इससे क्या होता है? ये कौन शिक्षा शास्त्र है? ऑप्शन ए से हो जाएगा अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। आपको बताना है इन चारों में कौन कौन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा हमारा गलत है, चौथा सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर धमकी। ये जेंडर पक्षपात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगर आप एक टीचर हैं और आप यह जानते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं तो आप अपनी कक्षा में कैसी आकलन योजना तैयार करेंगे? ऑप्शन डी से हो जाएगा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक असक्ता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवीणता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ऑप्शन डी से हो जाएगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ये गुणज वैकल्य की पहचान है। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। आपको बताना है इन चारों में कौन कौन है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये चारों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी से हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का।
एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन डी से हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? प्रासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। ये तीनों ही शामिल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी से हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन ए से हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य प्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। ऑप्शन सी से हो जाएगा सृजनात्मकता। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न, त्रुटि दोहराव, प्रयागात्मक आबद्धता। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही होगा, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। ये दोनों ही समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा पहला और दूसरा। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। हमें विकास के बारे में सही वक्तव्य चुनना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। ऑप्शन सी से हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। निम्न में से कौन सा कौशल उस श्रेणी चिंतन नहीं है? विश्लेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। प्रश्न से नहीं पूछा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रत्यास्मरण। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। प्रश्न से नहीं पूछा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावाद, व्यक्तिगत संरचनावादी, परंपरागत कक्षा, बहुभाषीय कक्षा।
ऑप्शन ए से हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? प्रश्न नहीं पूछा है। जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी से हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। ऑप्शन ए से हो जाएगा वाचन वैकल्य। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दे। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में टोटल हम 81 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।